नमस्कार। एक नए विषय के साथ आपका पुनः स्वागत है। तो इस लेक्चर में हम समझने का प्रयास करेंगे कि राष्ट्र राज्य किसे कहते हैं और राष्ट्र राज्य के समक्ष क्या चुनौतियां हैं। यह बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि राष्ट्र राज्य क्या है। व्हाट इज नेशन स्टेट। तो जब हम बात करते हैं राष्ट्र राज्य के बारे में तो आप देखते हैं कि द नेशन स्टेट इज अ मॉडर्न पॉलिटिकल सॉवरेन एंटिटी which is having its certain territory and united on the cultural and emotional attachments। यानी राष्ट्र राज्य एक आधुनिक राजनीतिक संप्रभु इकाई है जिसका एक निश्चित क्षेत्र होता है और जो सांस्कृतिक और भावनात्मक आधार पर संगठित या एकजुट होता है। तो अगर सिंपली देखें कि व्हाट इज नेशन स्टेट तो आप देखते हैं कि अ स्टेट दैट वाज अ नेशन, यानी एक ऐसा राज्य जो पहले राष्ट्र था, राज्य बनने से पहले और बाद में राष्ट्र के बाद में राज्य बना, जिसको हम राष्ट्र राज्य या नेशन स्टेट कहते हैं। जैसे कि भारत, जैसे इंडिया। तो भारत जो राज्य बना, राज्य तो बना भारत 1947 में, जब भारत को ब्रिटेन से आज़ादी मिली, स्वतंत्रता मिली। लेकिन उसके पहले जो भारत के लोग थे वो भारत के प्रति भावनात्मक लगाव रखते थे, राष्ट्रीयता के आधार पर, संस्कृति के आधार पर, भाषा के आधार पर, एक पहचान के आधार पर, यानी उनमें एक सेंस ऑफ होमोजेनिटी थी, स्वजातीयता का भाव था। तो भारत राष्ट्र पहले से था। लेकिन जब 1947 में आज़ादी मिली, उसके बाद राज्य की स्थापना हुई और भारत राष्ट्र राज्य बना। तो जो राष्ट्र राज्य की अवधारणा है, जो कॉन्सेप्ट है, ये 15वीं शताब्दी में इमर्ज हुई थी, 15वीं शताब्दी में विकसित हुई थी, जब बहुत सारे लोगों ने राष्ट्रीयता के आधार पर, संस्कृति के आधार पर, भाषा के आधार पर एक समूह में रहना आरंभ किया और उनमें एक अपनेपन का, स्वजातीयता का भाव आया, यानी होमोजेनिटी का एक कॉन्सेप्ट आया। तो सामान्य अर्थ में राष्ट्र राज्य एक ऐसा राज्य है जो पहले राष्ट्र था, उसके बाद में राज्य बना, जिसे हम राष्ट्र राज्य कहते हैं। जैसे कि भारत और नेपाल, तो ये दोनों राष्ट्र राज्य हैं। ठीक है। तो राष्ट्र राज्य क्या है समझ में आ गया होगा। आज के अधिकांश राज्य राष्ट्र राज्य ही हैं, यानी जो राज्य बनने से पहले, राजनीतिक रूप से संगठित होने से पहले इमोशनली एक समूह में रहते थे, अपनी भूमि, अपनी भाषा, अपनी संस्कृति से जुड़ाव रखते थे। जब वहाँ राज्य बनता है तो राष्ट्र राज्य कहलाता है। तो ये भी स्पष्ट हो गया होगा। अब हम समझते हैं कि वास्तव में राष्ट्र राज्य के समक्ष क्या चुनौतियां हैं, यानी चैलेंजेस बिफोर द नेशन स्टेट। ये बड़ा ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। यानी जब बात करते हैं चैलेंजेस बिफोर नेशन स्टेट के बारे में, तो आप देखते हैं राष्ट्र राज्य के समक्ष बहुत सारी चुनौतियां हैं, जिसमें हम यह समझने का प्रयास करेंगे कि वो कौन कौन से तत्व हैं जो राष्ट्र राज्य की संप्रभुता को या उसके अस्तित्व को चुनौती देते हैं। तो अगर हम चैलेंजेस के बारे में बात करते हैं तो सबसे पहला जो चैलेंज है वो है आपका ग्लोबलाइजेशन, यानी वैश्वीकरण। तो इन चुनौतियों में सबसे पहली चुनौती वैश्वीकरण की। आप जानते हैं वैश्वीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है, एक ऐसा प्रोसेस है जो पूरे विश्व की एकता पर बल देता है।
यानी पूरे विश्व के एकीकरण पर बल देता है, एक व्यवस्था, एक बाजार, एक शासन की बात करता है। और वैश्वीकरण राज्यों की संप्रभुता पर आघात करता है, यानी उनकी सीमाओं को नष्ट करने का काम करता है। इसलिए वैश्वीकरण राष्ट्र समक्ष एक बड़ी चुनौती, एक महत्वपूर्ण चुनौती है ये, क्योंकि यह राज्यों की संप्रभुता के लिए खतरा है। दूसरा महत्वपूर्ण जो तत्व है वो है ग्लोबल वार्मिंग, यानी वैश्विक तापन। अब ग्लोबल वार्मिंग राष्ट्र समक्ष चुनौती क्यों है? क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग के कारण विश्व में लगातार तापमान की वृद्धि हो रही है, सूखा, बाढ़, पलायन जैसी बहुत सारी समस्याएं आ रही हैं। और पर्यावरणीय समस्याओं के कारण राज्यों के समक्ष बड़ी चुनौतियां हैं, उनके अस्तित्व के समक्ष चुनौतियां हैं। अगर आप रिपोर्ट देखेंगे तो ग्लोबल वार्मिंग के कारण विश्व के लगभग 8 राज्यों की स्थिति संकट में है। वो लगभग ग्लेशियर पिघलने के कारण डूबने के कगार पर हैं, जिसमें मालदीव, तुवालू जैसे तमाम राज्य हैं। तो ग्लोबल वार्मिंग भी, वैश्विक तापन भी राष्ट्र समक्ष एक बड़ी चुनौती है। ठीक है। तीसरा पॉइंट है एटॉमिक वार, यानी परमाणु युद्ध। तो 21वीं शताब्दी में परमाणु युद्ध एक बड़ा संकट या बड़ा खतरा बनकर उभरा है, क्योंकि आज विश्व के तमाम देशों के पास बड़े ही शक्तिशाली हथियार हैं, बड़े ही पावरफुल एटॉमिक वार एंड वेपन्स हैं। अगर उनका प्रयोग कर लिया जाए तो बहुत सारे राज्यों का अस्तित्व नष्ट हो जाएगा। तो आज आप देखते हैं जब भी कभी वार होता है दो देशों के बीच में, तो हमेशा एक देश दूसरे देश को परमाणु हमले की धमकी देता है। तो ये जो एटॉमिक वार का जो एक कंसर्न है, जो चिंता है, ये भी राष्ट्र समक्ष एक बड़ी चुनौती है। चौथा पॉइंट है ग्लोबल टेररिज्म, यानी वैश्विक आतंकवाद। अब वैश्विक आतंकवाद कैसे चुनौती है? तो वैश्विक आतंकवाद राज्यों के समक्ष सुरक्षा और स्थिरता के लिए खतरा है। यानी जो टेररिज्म है ये राज्यों की शासन व्यवस्था को डिस्टेबलाइज करने का काम करता है, स्थिर करने का काम करता है, डर फैलाने का काम करता है, शासन व्यवस्था को नष्ट करने का काम करता है। तो कहीं ना कहीं आप देखते हैं जैसे कि सीरिया है, बुर्किना फासो, सोमालिया, ऐसे बहुत सारे देश हैं जो लगातार वैश्विक आतंकवाद के शिकार रहे हैं। अगला पॉइंट है इंफॉर्मेशन रेवोल्यूशन, यानी सूचना क्रांति। तो 21वीं शताब्दी में आप देखते हैं सूचना क्रांति बहुत बड़ा एक हथियार है। हालांकि इसके पॉजिटिव एस्पेक्ट भी हैं कि इंफॉर्मेशन रेवोल्यूशन ने पूरे विश्व को एक साथ जोड़ने का काम किया है, लेकिन उसका परिणाम ये हुआ है कि आज हम पूरी तरीके से सूचनाओं से जुड़ गए हैं, इंटरनेट से जुड़ गए हैं। अमेरिका में बैठा हुआ कोई भी देश भारत की सुरक्षा में सेंध लगा सकता है, भारत की अर्थव्यवस्था को चोट पहुंचा सकता है, भारत में आतंक फैला सकता है, भारत में जो सामुदायिक दंगे करवा सकता है, भारत की बैंकिंग व्यवस्था को हैक कर सकता है। क्यों? केवल इंफॉर्मेशन रेवोल्यूशन कारण। क्योंकि इंफॉर्मेशन रेवोल्यूशन कारण हम देशों के जो सभी सेंसिटिव डेटा हैं, जो बहुत ही सेंसिटिव जो इंफॉर्मेशन है, उसको हम एक्सेस कर लेते हैं। तो सूचना क्रांति भी राष्ट्र राज्यों के समक्ष एक बड़ी चुनौती है। फिर नेक्स्ट पॉइंट है करप्शन, यानी भ्रष्टाचार। अगर किसी देश में भ्रष्टाचार चरम पर पहुंच जाएगा तो क्या होगा? वहां की जनता शासन व्यवस्था या राज्य के विरुद्ध क्रांति कर देगी। अभी हमने नेपाल में देखा किस प्रकार जनजी रेवोल्यूशन हुआ। क्यों हुआ? क्योंकि नेपाल में भ्रष्टाचार चरम पर पहुंच गया था। तो वहाँ के नागरिकों ने शासन व्यवस्था, राज्य के विरुद्ध उन्होंने एक बड़ी क्रांति की, जिसको हम जनजी क्रांति के नाम से जानते हैं, जो अभी रिसेंट हुई है। फिर अगला पॉइंट है जो चैलेंज के रूप में है कल्चरल डाइवर्सिटी। हालांकि जो सांस्कृतिक विविधता होती है वो किसी भी देश के लिए अच्छा होता है। जैसे भारत में हम बात करते हैं, भारत की सांस्कृतिक विविधता भारत की पहचान है, भारत की कहीं ना कहीं स्ट्रेंथ है, मजबूती है, लेकिन साथ साथ कमजोरी भी है।
क्योंकि भारत में आप देखते हैं विभिन्न जातियों के लोग, विभिन्न धर्म के लोग, विभिन्न संप्रदाय के लोग, विभिन्न भाषाओं के लोग रहते हैं, विभिन्न विचारधाराओं के लोग रहते हैं। और अक्सर आप देखते हैं कि देश में कहीं ना कहीं जो सांप्रदायिक दंगे, कम्युनल राइट्स होते रहते हैं, टकराव होते रहते हैं। भाषा के नाम पर हो, धर्म के नाम पर हो, जाति के नाम पर हो, आरक्षण के नाम पर हो, तमाम सारे ऐसे जो है जो दंगे होते रहते हैं, उससे राज्यों के समक्ष बड़ी चुनौती होती है, या भारत राज्य के विरुद्ध एक समक्ष बड़ी चुनौती रहती है। तो कल्चरल डाइवर्सिटी भी एक बड़ा रीजन है जो नेशन स्टेट के अगेंस्ट या उनके बिफोर एक चैलेंज क्रिएट करता है, चुनौती उत्पन्न करता है। लास्ट पॉइंट है पॉवर्टी एंड हंगर, यानी निर्धनता, यानी गरीबी और भुखमरी। अगर किसी देश में लगातार गरीबी बढ़ रही है, लगातार भुखमरी बढ़ रही है, तो निश्चित रूप से है कि वहाँ की जनता उस शासन, उस राज्य के विरुद्ध क्रांति करेगी। तो गरीबी और भुखमरी भी राष्ट्र राज्य समक्ष एक चुनौती है। तो इस प्रकार यदि हम देखें तो आज राष्ट्र राज्य के समक्ष तमाम चुनौतियां हैं। जो राष्ट्र राज्य समक्ष चुनौतियां पैदा करती हैं, उसके अस्तित्व को या संप्रभुता को खतरा उत्पन्न करती हैं।